Hello everyone. A very good evening to everyone. So this is a course for UPSC CSE examination, and in this course the theme is Let's Crack UPSC CSE, and under this theme we are dealing with the NCERT of economics. This is the national accounting chapter and this is the part third of first chapter because first chapter बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको पार्ट्स में पढ़ रहे हैं. This is the third part that we are understanding, right? But before start, I want to let you know that if you want to crack UPSC CSE examination with India's largest learning platform, then you have to click on the get subscription link that you will find on Unacademy website as well as an Academy application. And after taking the subscription, you will get following features like daily live classes will be there, structure courses will be there, live test and quizzes, and unlimited access means you can watch the video as many as time you like. So these are the different features that Unacademy is providing you. And apart from that, see, Unacademy is a big platform and approximately 100 plus top educators are there on Unacademy. So once you join the Unacademy, these top educators will be in service of yours, right? See, comprehensive coverage of syllabus is provided by the Unacademy and this is the chart sheet. For 1 year it will cost you around 49,500. इसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस का पूरा इसके अंदर कोर्स मिल जाएगा. इसके अंदर टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स मेंस का टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिल जाएगा, प्लस लाइव डीवी कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा वंस यू यूज़ दिस कोड लाइव डीवी, राइट? सो दिस इज अबाउट द अनअकैडमी, राइट? एंड इसी तरह से एक आइकनिक सब्सक्रिप्शन है. इसके अंदर आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, एक टीम ऑफ मेंटर्स विल बी देयर टू गाइड यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन. एक टीम होगा मेंटर्स का जो आपको गाइड करेगा हर पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन में आपकी, राइट? सो यहाँ पर भी लाइव डीवी कोड आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. इसी तरह से ऑप्शन सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन लेने के अंदर भी लाइव डीवी कोड कैन बी यूज्ड, राइट, टू गेट द 10% डिस्काउंट. ओके बच्चों, ये मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है. ये कोर्सेज बन चुके हैं यहाँ पर और इसी तरह से जीएस पेपर 4 का कोर्स भी आ रहा है. तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे तो दिस कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू, राइट? सो लाइव डीवी कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो वन कोड मल्टीपल बेनिफिट्स. बच्चों, एक कोड है और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स विल बी एक्सेसिबल टू यू, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है? तो एक कोड है, उसके मल्टीपल बेनिफिट है. लाइव डीवी कोड आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इसके अंदर आप देखेंगे पर्सनल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, ठीक है? इफ़ यू यूज़ दिस कोड लाइव डीवी तो 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, प्लस मेरे पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी. हाउ टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म एफिशिएंटली ये भी आपको इसके अंदर पता चलेगा, राइट? ये भी हम आपके उसके अंदर गाइड करेंगे. सो नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग पार्ट थर्ड. अभी तक बच्चों हम क्या पढ़ चुके हैं? देखिए, हमने इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है, कैपिटल गुड क्या होता है, ड्यूरेबल गुड क्या होता है, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया. स्टॉक्स क्या होता है, फ्लो क्या होता है, एंड डेप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के अंदर. सो डू वॉच पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट इन अटर डिटेल, राइट? डिटेल के अंदर अगर कॉन्सेप्ट ये जानना चाहते हैं तो ये सारे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट? नाउ वी आर डीलिंग विद समथिंग मोर कि जो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम कंज्यूमर गुड्स और वापस से हम देख रहे हैं एक बार कंज्यूमर गुड्स, इनका कैलकुलेशन कैसे करा जाता है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके अंदर और भी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हम इसके अंदर करेंगे. देखिए, कोई भी एक कंज्यूमर गुड होगा तो अपन ने कहा था कि फाइनल गुड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक तो होता है कंज्यूमर गुड और एक होता है कैपिटल गुड, राइट बच्चों? कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड. कंज्यूमर गुड क्या होगा, जितना कंज्यूमर की हैसियत होगा, जितना कंज्यूमर के पास पैसा होगा उतना वो कंज्यूमर गुड खरीदेगा. जैसे कि मान लीजिए आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आप स्पेंड करेंगे और अपनी बास्केट में डालते रहेंगे, ठीक है? तो ये कंज्यूमर गुड को कौन खरीदता है? कंज्यूमर गुड को खरीदता है अपना एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, राइट? तो परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पीपल. जो हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, कंज्यूमर गुड को खरीदता है. जबकि कैपिटल गुड, जैसे मशीन को कौन खरीदेगा? बिजनेसमैन विल परचेज द मशीन, ठीक है? मशीन कैपिटल गुड्स के अंदर अपने देखा था कि कौन सी चीज़ आती है, विच असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग द व्हाट, कंज्यूमर गुड. और कैपिटल गुड्स के अंदर मशीन्स, टूल्स, डाइज, ये सब चीज़ें आती हैं. तो इसको कौन खरीदेगा? अब ये पर्सन तो खरीदेगा नहीं, इसको खरीदेगा बिजनेसमैन, ठीक है? तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर गुड को खरीदता कौन है? कंज्यूमर गुड को तो हाउस होल्ड खरीदता है, पीपल खरीदते हैं. जबकि हम देखते हैं कैपिटल गुड को क्या होता है? कैपिटल गुड को बिजनेस एंटरप्राइजेस खरीदते हैं. बच्चों, दिस इज एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी है, वो भी क्लास 12 की एनसीईआरटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की. और इस एनसीईआरटी के अंदर बेस से आपको क्लियर करा जा रहा है. अब अभी यहाँ पर जैसे हमने ये बताया तो इसका कोई लॉजिक है कि इंडस्ट्रीज और किस तरह से हाउस होल्ड के बीच में एक सर्कुलर रिलेशन है, ये हम आपको इसके अंदर बताएंगे. बट बिफोर दैट बिल्कुल बेसिक से अपन को चलना है और धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझनी है, ठीक है? हमने जैसे ये पढ़ा है पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब हम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, पार्ट थर्ड के अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट?
तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि फाइनल गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो हम देखेंगे तो फाइनल गुड्स क्या होंगे, फाइनल गुड्स के अंदर कंज्यूमर गुड होगा और कैपिटल गुड होगा, है ना। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स, और कंज्यूमर गुड वाली क्या है, जैसे एफएमसीजी, जैसे सोप हो गया, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, जैसे कि कोई भी फूड आइटम हो गया, दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ द कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड के अंदर मशीन हो गया, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर समझा दिया है। तो फाइनल गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स ये दोनों होंगे बच्चों, ठीक है। तो हम देखते हैं इन स्पेसिफिक टाइम, अगर स्पेसिफिक टाइम में कहें कि मान लो कि हम कहें कि एक साल के अंदर जो टोटल गुड्स प्रोड्यूस हुए ना वो 100 हुए, है ना। अगर हम कहें तो टोटल गुड्स जो प्रोड्यूस हुए, इसको ध्यान से समझ लेना, टोटल गुड्स जो प्रोड्यूस हुए वो 100 हुए। एंड हमने कहा कि इसमें कैपिटल गुड है, क्यों, दो ही तरह के गुड्स हो सकते हैं, फाइनल गुड्स तो कैपिटल गुड और एक कंज्यूमर गुड, है ना बच्चों। कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड है और टोटल गुड 100 है। तो मान लीजिए अगर कंज्यूमर गुड ज़्यादा होगा तो कैपिटल गुड कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कंज्यूमर गुड अगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, ये बात हो रही है पर्टिकुलर ईयर, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, है ना। तो पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर कंज्यूमर गुड, टोटल गुड्स 100 है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर गुड्स अगर मान लो 50 है तो ये कितने रह जाएंगे 50, अगर कंज्यूमर गुड्स 60 हो जाएंगे तो ये कितने रह जाएंगे 40 रह जाएंगे, अगर कंज्यूमर गुड्स 70 हो जाएंगे तो ये कितने रह जाएंगे 30 रह जाएंगे। तो पर्टिकुलर ईयर के अंदर कंज्यूमर गुड जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो उसके हिसाब से कैपिटल गुड्स कम होते रहेंगे, बिकॉज टोटल गुड इज फिक्स्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सबको क्लियर है? तो ये इसके अंदर बता रखा है, देखिए इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से इन ए ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स कैन दस बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ए ट्रेड ऑफ। इसका मतलब ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि टोटल गुड इज इक्वल टू कंज्यूमर गुड प्लस कैपिटल गुड। अब कंज्यूमर गुड ज़्यादा होंगे तो कैपिटल गुड कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का ट्रेड ऑफ होगा। देखो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, है ना, दिस इज इन ए पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि अगर मान लो टोटल गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल गुड्स यहाँ पर 100 है और कंज्यूमर गुड मान लो 50 है या 60 है, तो ये कितना होना पड़ेगा, ये 40 होना पड़ेगा। कंज्यूमर गुड 70 है तो ये कितना होगा 30 होना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर हम देखते हैं या कंज्यूमर गुड जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही कैपिटल गुड कम होते हैं, अगर हम टोटल गुड्स की बात करें तो, राइट। बट अगर हम देखें इन रियलिटी, है ना, अब देखो इन रियलिटी क्या होता है, जितना ज़्यादा आप कैपिटल पे एक्सपेंडिचर करोगे, जितना ज़्यादा अपन मशीनरी पे एक्सपेंडिचर करेंगे। देखो अकाउंटिंग के केस में तो हमने देख लिया कि भाई टोटल जो है वो 100 है, तो एक पार्ट बढ़ेगा तो दूसरे पार्ट को घटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और अकाउंटिंग के केस के अंदर हमने इस तरह से, पर रियलिटी के अंदर हम देखें तो आपको ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी। कैसे लगेगी, आई विल लेट यू नो। It is generally observed that more sophisticated and heavy capital goods raise the ability of the laborers to produce the good। अब देखिए, अब थोड़ा सा अलग बात समझिए कि जितना ज़्यादा कैपिटल गुड प्रोड्यूस होगा, मतलब बच्चों जैसे मान लो तुम फार्मिंग कर रहे थे, फार्मिंग अपने हाथों से कर रहे थे, अब तुमने क्या करा, कुछ कैपिटल गुड खरीद लिया, ठीक है। कैपिटल गुड खरीद लिया, इसका मतलब क्या है, ट्रैक्टर खरीद लिया कोई, राइट, या फिर कुछ और इस तरह से इक्विपमेंट्स खरीदिए जिसके अंदर फार्मिंग आप इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट और नॉट, यू कैन प्रोड्यूस मोर, ठीक है। तो जितना कैपिटल गुड आप खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना, ये समझे बच्चों, जितना कैपिटल गुड आप खरीद रहे हो उतना ही ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। एंड वीट इज व्हाट, वीट इज अ कंज्यूमर गुड। तो जितना ज़्यादा कैपिटल गुड होगा इन रियलिटी, है ना, इन अकाउंटिंग सेंस तो हमने देख लिया, इन रियलिटी जितना ज़्यादा कैपिटल गुड होगा उतना ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन जनरल ऑब्जर्व दैट मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हैवी कैपिटल गुड, जैसे आपने ट्रैक्टर यूज कर लिया, मशीन यूज कर ली, रेज द एबिलिटी ऑफ लेबरर्स टू प्रोड्यूस द गुड। इससे क्या होगा, लेबर जो होगा वो ज़्यादा गुड प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। ट्रेडिशनल वीवर, अगर मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल वीवर है, वो टेक मंथ्स टू वीव अ साड़ी, बट विद द मॉडर्न मशीनरी 1000 ऑफ पीस ऑफ द क्लोथ्स आर प्रोड्यूस इन ए डे। मॉडर्न मशीनरी से 1000 जो क्लोथ होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे एक ही दिन के अंदर, राइट। तो इससे अंदर हमने क्या सोचा कि जितना सफिस्टिकेटेड मशीन हम यूज़ करेंगे, जितना सफिस्टिकेटेड कैपिटल मशीनरी हम यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से हमारा प्रोडक्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। More production of the newer varieties of the capital goods therefore would help in the greater production in the consumer good। जितने ज़्यादा कैपिटल गुड प्रोड्यूस होगा इससे उतना ज़्यादा कंज्यूमर गुड भी प्रोड्यूस होगा, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। बट आरंट वी कॉन्ट्राडिक्टिंग अवर सेल्फ, जैसे हमने पहले कहा था, पहले तो हमने कहा था कि भाई कैपिटल गुड बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, कैपिटल गुड बढ़ रहा है तो कंज्यूमर गुड कम होगा, पर हमने वो अकाउंटिंग सेंस में कहा था बच्चों, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब हम जो कह रहे हैं वो रियलिटी सेंस में कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम बहुत ज़्यादा मशीन्स लगा के अगर प्रोडक्शन करोगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर कम मशीन लगा के प्रोडक्शन करोगे तो उससे प्रोडक्शन घटेगा।
तो इस केस के अंदर अगर हम ये देखें, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन हाउएवर, बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट ऑफ टाइम ले रहे थे हम। At a particular period, given a level of total output of the economy, it is true if more capital goods are produced, less of the consumer good would be produced. अगर ज़्यादा capital good produce होंगे तो less consumer good produce होंगे, ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। बट अगर हम रियलिटी में करें, रियलिटी में बट प्रोडक्शन ऑफ द मोर कैपिटल गुड्स, समझ रहे हो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, और मैं बता रहा हूँ अगर हम ऐसे पढ़ोगे डायरेक्टली एनसीईआरटी को तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए समझ कर हम पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। बट प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स वुड मीन्स दैट इन फ्यूचर द लेबरर्स वुड हैव मोर कैपिटल इक्विपमेंट टू वर्क विथ। ठीक है, कि अगर कैपिटल गुड ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मशीन्स ट्रैक्टर मान लो ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, तो इसका मतलब क्या है कि वो खेतों के अंदर आए मशीन ट्रैक्टर्स और यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हम ऐसे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि कैपिटल गुड्स जितने ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा हमारे पास कंज्यूमर गुड हैं, और जब अकाउंटिंग सेंस में देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैपिटल गुड ज़्यादा होते हैं तो कंज्यूमर गुड कम होते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द टाइम, एलिमेंट ऑफ टाइम इंक्लूड हो रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो कंज्यूमर गुड होंगे या फिर कैपिटल गुड होंगे, कंज्यूमर गुड ज़्यादा होंगे तो कैपिटल गुड कम होंगे। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो कंज्यूमर गुड अगर ज़्यादा, कैपिटल गुड अगर ज़्यादा होंगे तो ही कंज्यूमर गुड ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि खेत का एग्जांपल मैंने आपको दिया एग्रीकल्चर फील्ड का, इसके अंदर जब तक तुम ट्रैक्टर, मशीनरीज और ये सब चीज़ें यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें क्या हैं, ट्रैक्टर, मशीनरीज, ये क्या है, ये कैपिटल गुड है, और जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ कंज्यूमर गुड। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर समझना है, ठीक है। Thus, the economic cycle not only rules on the higher production of the capital goods, enables the economy to expand। ठीक है, जैसे जैसे कैपिटल गुड अगर हमारे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मशीनरी बढ़ गई, ये सब चीज़ें बढ़े हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ रहे हैं। तो एक साइकिल है, कंज्यूमर गुड बढ़ रहे हैं तो फिर कैपिटल गुड्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल गुड्स बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर गुड बढ़ रहे हैं। अब इस तरह की साइकिल, इसको इकोनॉमिक साइकिल हम कह रहे हैं कि इस तरह से हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड इनेबल द इकोनॉमी टू एक्सपेंड करने की, इसके अंदर इकोनॉमी को एक्सपेंड करे जाएगा, राइट। अब हम दूसरी एक कंसेप्ट समझते हैं, देखिए कैसे फर्म्स और हाउस होल्ड में क्या रिलेशनशिप होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लो एक बिजनेसमैन है, उसका फर्म है, ये बिजनेसमैन है, इसका फर्म है, तो ये है हाउस होल्ड, सिंपल हाउस होल्ड, जैसे घर होता है ना वैसे है। तो अगर हम देखें तो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा इसको, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा लैंड, है ना। फार्म ऐसा तो नहीं इसको लैंड की जरूरत होगी, बिना लैंड के तो ही होगा नहीं, लैंड प्रोवाइड करेगा। हाउस होल्ड विल प्रोवाइड देम द लेबर, लैंड, लेबर, ये सब चीजें जो है ना वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा उसको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स। और इसके उसके अंदर क्या प्रोवाइड करेगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज, इसको गुड बना कर देगा, गुड बना कर देगा। मतलब जैसे साबुन की मशीनरी है, ठीक है, साबुन की फैक्ट्री है, तो साबुन की फैक्ट्री के लिए ये इसको लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, मशीनरी देगा, और इसके बदले में फर्म क्या होगा, उसको सोप बना कर देगा, ठीक है। फर्म इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आर यू सीइंग दिस सर्कुलर रिलेशनशिप, किस तरह से हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में सर्कुलर रिलेशन है। रिलेशनशिप नंबर 1 है ना। अब दूसरी चीज है कि जब अब इसके अंदर से इसने इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, ठीक है। तो उसके बदले में ये क्या करेगा, इसको वेजेस देगा, रेंट देगा, डिविडेंड देगा। लेबर को वेज देगा, ठीक है, लैंड के अंदर क्या देगा, रेंट देगा। लेबर को, लेबर जब आप उसको दे रहे हैं, हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग देम द लेबर, जैसे मान लीजिए एक फैक्टर प्रोडक्शन दे रहे हैं, हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग देम द लेबर, इन द रिटर्न व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग देम द वेजेस, क्या आप सैलरी। इससे क्या होगा, हाउस होल्ड का घर चलेगा, ठीक है। इससे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा, और इससे जितना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा उस डिमांड के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। दिस इज व्हाट सर्कुलर रिलेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आने वाले 5 पेजेस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर रिलेशन के बारे में बता रखा है। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये समझे कि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है फर्म्स को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर, हर एक पॉइंट पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, आर प्रोवाइडेड टू फर्म्स बाय हुम, बाय हाउस होल्ड। गुड्स एंड सर्विसेज, उसके एवरेज में क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसको दे रहा है। अच्छा, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में तो दे नहीं रहा है हाउस होल्ड, उसके बदले में सैलरी लेगा, उसके बदले में कुछ रेंट लेगा, लैंड दिया है तो रेंट लेगा, अगर उसको लेबर दिया है तो सैलरी लेगा उससे, और उससे क्या होगा, हाउस होल्ड की इनकम होगी।
यहाँ पे हाउस होल्ड की इनकम होगी कि भाई जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, जैसे मान लीजिए कोई फर्म है तो उसके अंदर जो लेबर लग रहा है उसकी जो लेबर कॉस्ट होगी वही तो हाउस होल्ड की इनकम होगी, और हाउस होल्ड इस इनकम से खर्चा करेगा। अच्छा, अगर हाउस होल्ड खर्चा नहीं करे तो फर्म्स का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। फर्म्स प्रोड्यूस किसके लिए करेंगे? हाउस होल्ड के लिए करती है। अच्छा, हाउस होल्ड खर्चा कब कर पा रहा है? जब ये फर्म्स इनको पैसा दे रही है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, डिविडेंड्स, तब जाकर हाउस होल्ड खर्चा कर पा रहा है। तो बिना हाउस होल्ड के क्या फर्म्स एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। बिना फर्म्स के क्या हाउस होल्ड के पास इनकम आ सकता है? नहीं आ सकता। इनकम तो यहीं से आ रहा है, वेजेस, रेंट्स, डिविडेंड्स। आर यू गेटिंग दिस वन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर रिलेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एनी डाउट इन दिस वन? आई एम गिविंग जस्ट 30 सेकेंड्स, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज आगे की कहानी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। Any doubt in this one? Please let me know. चलिए, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब यही चीज आगे बता रखी है, देखिए, वन मस्ट हैव नेसेसरी एबिलिटी टू परचेज द कमोडिटी। अगर हाउस होल्ड की कमोडिटी परचेज करने की एबिलिटी नहीं है तो कर ही नहीं पाएगा, तो फर्म्स प्रोड्यूस भी क्यों करेगा बच्चों? अदरवाइज वंस नीड फॉर द कमोडिटी डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज बाय द मार्केट। ठीक है, अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है, हाउस होल्ड की कैपेसिटी नहीं है, तो प्रोड्यूस क्यों करेगा? दैट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज बाय द मार्केट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रॉम दैट वंस एबिलिटी टू बाय द कमोडिटी कम्स फ्रॉम इनकम। ये अब इसकी कैपेसिटी कैसे बनेगी? इसकी कैपेसिटी इससे बनेगी कि ये जो इनकम है इससे इसकी कैपेसिटी बनेगी, है ना। वंस कैपेसिटी, इस हाउस होल्ड की कैपेसिटी कैसे बनेगी बच्चों कि मैं इस फर्म्स का गुड एंड सर्विसेज खरीद लूँ? तभी बनेगी जब मेरे को वेज, रेंट और डिविडेंड मिल रहा हो। ठीक है, तो ये देखो, ये लिख रखा है, वंस एबिलिटी टू बाय द कमोडिटी कम्स फ्रॉम द इनकम वन अर्न्स एज ए लेबरर और एज ए एंटरप्रेनर और एज ए लैंडलॉर्ड, रेंट की तरह, और एज ए ओनर ऑफ द कैपिटल अर्निंग इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें खरीदता कौन है? ये खरीदता है फर्म, और इसको बेचता किसको है? ये इसके बदले में पैसे किसको देता है? इसके बदले में हाउस होल्ड का पैसा देता है। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड फर्म से गुड एंड सर्विसेज खरीदेगा, इसकी जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से खरीदेगा। अब आओ पीछे की साइड, जैसे मैंने आपको कहा था ना, एवरीथिंग इज लिंक्ड। अब देखो ये पीछे की साइड हो, हमने यहाँ से स्टार्ट करा था। ये आदमी क्या बोल रहा है? जितना पैसा है उठा लो। इसके पास पैसा कितना है? कहाँ से आएगा इसके पास पैसा? इसके पास पैसा यहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको सैलरी दे रहा है। ये फर्म इज प्रोवाइडिंग सैलरी टू दिस पर्सन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फर्म इज प्रोवाइडिंग सैलरी टू दिस पर्सन। अच्छा, अब ये जो पर्सन है ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये पर्सन इसको प्रोवाइड कर रहा है लेबर। नहीं तो इस मशीन को कौन चलाएगा? लेबर प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्म का इससे काम है, इसका फर्म से काम है। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई आपको? ठीक है। अच्छा, ये कितना कैपेसिटी, कितना उठा सकता है यहाँ से? जितना ये इसको पैसे देगा, ठीक है, उतना ये उठा लेगा। तो इसका जो कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग है वो यहाँ से आ रही है, फर्म से आ रही है ना। और इसका कैपेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आ रहा है? इसके लेबर से आ रहा है, राइट है। तो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, इन शॉर्ट द इनकम दैट पीपल अर्न्स एज ए ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड बाय देम टू मीट देयर डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो आदमी था उसने इनकम अर्न करी कहाँ से? वेज, रेंट्स, डिविडेंड से, और उसको यूज़ करा एक्सपेंडिचर करने के लिए, और वो खरीदारी कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन सी ए सर्कुलर हेयर विच इज़ फैसिलिटेटेड थ्रू द मार्केट। एक सर्कुलर फ्लो हम देख रहे हैं जो कि क्या कर रहा है? फैसिलिटेट हो रहा है मार्केट से, राइट। Simply put, the firm's demand for the factors of the production to run the production process creates payment to the public। ठीक है, तो ये अगर हम देखें, सिंपली पुट द फर्म्स डिमांड फॉर द फैक्टर्स, उनको फैक्टर्स चाहिए और इसके बदले में ये पैसे दे रहे हैं, इसके बदले में ये खरीद रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो इसमें से है ना बच्चों बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। इन टर्न द पब्लिक डिमांड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट पेमेंट टू द फर्म्स एंड इनेबल सेल्स टू द फर्म्स दे प्रोड्यूस। ये सब चीज़ें अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया है, राइट। अब इनकम जनरेट होगा उससे, तो वो क्या करेगा? उसकी कैपेसिटी बनेगी फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड की, और देन ही इज एनेबल्ड देयर सेल बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन। ये सब चीज़ें इसके अंदर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं वेजेस, रेंट, प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें हाउस होल्ड की इनकम बन रही है। चलो अब देखो,
ह्यूमन लेबर के ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो एज वी मेंशन बिफोर देयर वर फंडामेंटली 4 काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी मेड बाय द व्हाट, दैट कैन बी मेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। के लिए 4 चीजें चाहिए हमें, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड। ठीक है, तो इसके अंदर ह्यूमन लेबर को क्या मिलेगा, ह्यूमन लेबर को मिलेगा वेज, है ना, इसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। और इसको क्या मिलेगा, कैपिटल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट आएगा। और रेंट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड का उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है, ये सारा एक तरह से बोले तो एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है किसको, हाउस होल्ड को। यहां पर हाउस होल्ड को एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए, इन दिस सिंप्लीफाइड इकोनॉमी देयर इज ओनली वन वे इन विच द हाउस होल्ड में डिस्पोज ऑफ देयर इनकम। ठीक है, सिंप्लीफाइड इकोनॉमी एक ही तरीका है कि हाउस होल्ड अपना इनकम को डिस्पोज कर सकता है। वो क्या है, बाय स्पेंडिंग एंटायर इनकम टू द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस को फिर इनकम बेचकर। तो हम ये देख रहे हैं कि देखो कि यहाँ पर जो सर्कुलर फ्लो है इसमें खर्चा कहाँ है, हमारा खर्चा कहाँ है। अभी ये भूल जाओ कि गवर्नमेंट है वो टैक्स ले रही है, वो सब चीज़ें भूल जाओ फॉर ए टाइम बिंग। ठीक है, अभी बस हमारा ये है कि इंडस्ट्री इस संसार में बस फर्म है और क्या है, और यहाँ पर हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, इसको खरीदने के लिए, सर्विस को खरीदने के लिए। ठीक है, और ये क्या कर रही है, इसका काम क्या है, फर्म का सर्विसेज बेचना। और हाउस होल्ड इसके बदले में इसको क्या दे रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बदले में ये क्या दे रहा है इसको, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्लस इनकम प्रोवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, ये आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करने की बात है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज देयर रेम्यूनरेशन टू बाय the goods and services which they associated in the producing. The aggregate consumption by the household of the economy is equal to aggregate expenditure on the goods and services produced by the firms in the economy. ये समझ में आया तुम्हें? ये देखो, ये हाउस होल्ड कितना खर्च कर लेगा बच्चों, ये बताओ, ये हाउस होल्ड कितना खर्च कर लेगा? अगर हम इसके अंदर देखें, ये हाउस होल्ड इतना खर्च कर सकता है जितना उसको फर्म्स प्रोवाइड करें। तो फर्म्स इसकी कैपेसिटी डिफाइन कर रही है हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड का खरीदने का जो कैपेसिटी है दैट इज डिफाइंड बाय द फर्म्स। फर्म्स जितना इसको पैसा दे रहा है वेजेस की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, डिविडेंड, उतना ही ये एक्सपेंडिचर कर सकता है। अगर मान लो फर्म्स इसको 100 रुपीज़ दे रहा है तो ये ऐसा नहीं कि एक्सपेंडिचर कितना कर ले, 110 रुपये। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है, सर्कुलर रिलेशनशिप के अंदर है। राइट, तो ये इसके अंदर बता रखा है। देखिए, इन अदर वर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज देयर रेम्यूनरेशन, उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से वो रेम्यूनरेशन टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि अगर मान लो इसके पास पैसा नहीं होगा तो ये गुड्स सर्विसेज खरीद पाएगा क्या? नहीं। तो ये फर्म्स है ना, एक तरह से रेम्यूनरेशन दे रहा है हाउस होल्ड को कि वेज लो, रेंट लो, डिविडेंड लो, जिससे तुम मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लो और मैं अपना गुड एंड सर्विसेज तुमको बेच दूं। इसको क्या बोल रहे हैं? इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बोल रहे हैं। बार बार में ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज आखिर जाकर हम इससे जीडीपी कैलकुलेट करने के अंदर हमको इसमें दिक्कत नहीं होगी। राइट, चलिए, तो हेंस ईयर आफ्टर ईयर वी कैन इमेजिन द एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी गोइंग थ्रू द टू सेक्टर्स, फर्म्स एंड द हाउस होल्ड इन ए सर्कुलर वे। सर्कुलर वे के अंदर फर्म्स एंड हाउस होल्ड के अंदर क्या करें अपन, एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी हम देख रहे हैं। राइट, कि एग्रीगेट इनकम किस तरह से सर्कुलर फ्लो में हो रहा है कि यहाँ से पैसा आ रहा है और इसी पैसे से वो उस चीज़ को खरीद रहे हैं जो कि वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन लोग? फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं। राइट, we have seen that the aggregate value of the goods and services produced in an economy can be calculated by the three methods. We now discuss the detail steps of this calculation. अब इनकी कैलकुलेशन की हम डिटेल स्टेप हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए, इन ए प्रोडक्ट मेथड वी कैलकुलेट, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के मतलब हम एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम दूसरी आसान भाषा में तो बोले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। हाउ टू गो अबाउट दिस, कैसे हम कर सकते हैं? टू वी एड अप द वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स, सारे गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो उन सबकी वैल्यू करें ऐड? नहीं, एक और तरीका है बच्चों। क्या तरीका है? ये देखो कि मान लो कि हम समझाते हैं आपको। मान लो कि एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस करा, इसने वीट प्रोड्यूस करा और इसने ब्रेड बनाया।
अब इसको ध्यान से समझना, इसने दूसरे पर्सन ने ब्रेड बनाया, ए इज द फार्मर और बी इज द ब्रेड मेकर, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय दिस वन कि कैसे हम पूरा गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और इससे आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। तो क्या है एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, let us suppose that there are two kind of producers in the economy, one is wheat producer और दूसरा है bread maker। अब हमको wheat producer, wheat कितना प्रोड्यूस हुआ है और bread कितना प्रोड्यूस हुआ है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, मान लो पूरी इकोनॉमी के अंदर दो ही लोग हैं, ठीक है, एक तो wheat प्रोड्यूस कर रहा है किसान, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ब्रेड बना रहा है उसका, ठीक है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है उसका ब्रेड बना रहा है। एक पहला सिनेरियो लेते हैं कि वीट प्रोड्यूसर ने ग्रो करा वीट और उसके अंदर उसको कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं हुई, उसने वीट प्रोड्यूस कर दिया, डू नॉट नीड एनी इनपुट अदर देन द ह्यूमन लेबर, बस उसने उसके अंदर ह्यूमन लेबर लगाया और उसने वीट प्रोड्यूस कर दिया। पहला कंडीशन ये है, फर्स्ट केस, ठीक है, जिसके अंदर उसने वीट प्रोड्यूस कर दिया है, बस उसके अंदर उसको लेबर लगाना पड़ा और वीट प्रोड्यूस कर दिया। अब दे सेल अ पार्ट ऑफ द वीट टू द बेकर, और एक पार्ट ऑफ वीट उसने क्या करा, बेकर को दे दिया, और बेकर डू नॉट नीड एनी अदर रॉ मटेरियल, बेकर को और कुछ नहीं चाहिए, बस वीट से वो ब्रेड बना देता है। ऐसा एक सिचुएशन समझ गए कि हमने वीट प्रोड्यूस करा, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमने खुद ने वीट प्रोड्यूस कर दिया, इसके अंदर हमने ना पेस्टिसाइड डाला ना इंसेक्टिसाइड डाला, ऐसा एक सिचुएशन लेकर चलो, और हमने इसको दे दिया कि भैया लो ब्रेड बनाने वाले ब्रेड बना लो, उसको भी कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बस वीट ही चाहिए था, उसने वीट से ब्रेड बना दिया, ठीक है। ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। देखिए अब ये देखते हैं कि लेट अस सपोज दैट इन अ ईयर द टोटल वैल्यू ऑफ वीट फार्मर प्रोड्यूस इज ₹100, 100 रुपीज़ का फार्मर ने प्रोड्यूस करा वीट, ठीक है। अब 100 रुपीज़ में 50 रुपये का वीट इसने किसको दे दिया। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज आंसर दिस वन, ठीक है। 50 रुपये का क्या दे दिया, वेट हमने बेकर को दे दिया, ठीक है। एंड द बेकर हैव यूज्ड दिस अमाउंट ऑफ वीट एंड इसने क्या करा, 200 रुपीज़ का ब्रेड बना दिया। तो बचाओ बच्चों कि 100 रुपीज़ का वीट यहाँ पर बचाओ, कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल वीट और ब्रेड का प्रोडक्शन कितना हुआ, जल्दी से बताएं आंसर, फास्ट प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस वन, फास्टली आंसर बताएं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन ब्रेड और वीट का कितना हुआ। 100 रुपये का वीट लिया है, उसके अंदर से 50 रुपये का वीट इसको दिया है और इसको क्या करा, 200 रुपीज़ का इसने ब्रेड बना दिया। तो बताओ जल्दी से कितना कितना गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्रोड्यूस हो गया, वीट और ब्रेड कितना टोटल प्रोड्यूस हुआ है। जल्दी से बताओ। 150, चंदन इज सेइंग 150, इज 150 करेक्ट? $150 करेक्ट और नॉट? चलिए देखिए, अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा यार 300 रुपये का हुआ है, 200 रुपये का ब्रेड बन गया है और 100 रुपये का वीट बन गया है, पर इस 200 रुपये की ब्रेड के अंदर एक चीज़ है, ये 50 रुपये का वीट इज ऑल्सो देयर। तो 50 रुपये का वीट तो ये है, ये इसको अगर आप दो बार ले लेंगे तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रिडंडेंसी, इसके अंदर रिडंडेंसी हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 300 माइनस 50 दैट इज 250, 250, 150 कैसे आ रहा है चंदन साहू? तो ये समझो, दिस बेकर्स हैव यूज्ड दिस अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द 200 वे। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, कितना है टोटल प्रोडक्शन, कि हम अगर सिंपली वे के अंदर देखें तो ये देखो पहले गलती करती है एनसीईआरटी, कहती है पहले गलती मतलब जानबूझकर, ठीक है, कि 200 हमने इसका ले लिया और 100 तो 300 रुपीज़ का हमने टोटल प्रोडक्शन करा। पर 300 के अंदर अगर हम माइन्यूटली देखेंगे, एनसीईआरटी कह रही है कि लिटिल रिफ्लेक्शन विल टेल अस दैट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन इज नॉट 300 नहीं है ये, इसके अंदर 100 जो वर्थ था उसके अंदर से 50 रुपीज़ जो है वो इनपुट था किसका, इसका, तो ये 250 हो जाएगा, राइट। तो द ₹200 वर्थ दे हैव प्रोड्यूस्ड एंड नॉट एंटायरली देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर 50 रुपये और भी था, तो इसके अंदर क्या होगा कि हम इसके अंदर जो वैल्यू देखेंगे दैट विल बी व्हाट 250 रुपीज़ हो जाएगा, और वैल्यू एडेड जो होगा 250 रुपीज़ हो जाएगा। देखो क्या अपन ने करा, इसको क्या बोला जाएगा, इस 250 रुपीज़ को वैल्यू एडेड बोला जाएगा, वैल्यू एडेड। क्या हमने करा इसके अंदर, ये समझो कि एक फार्मर था जो कि उसने 100 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस करा, ठीक है, और इस फार्मर ने इसको दे दिया ब्रेड मेकर, दिस इज द ब्रेड मेकर, है ना, इसको कितना दे दिया 50, इसको वीट दे दिया,
और इस ब्रेड मेकर ने इस 50 वेट का क्या कर दिया, 200 रुपीज़ का ब्रेड बना दिया। तो हमने बोला कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ टोटल, बताओ कितना वेट का प्रोडक्शन हुआ टोटल, कितना वेट और ब्रेड का प्रोडक्शन हुआ। तो हम देखेंगे भाई देखो 100 तो वेट का प्रोडक्शन हुआ और 200 ब्रेड का प्रोडक्शन हुआ, तो 300 हो गया। बट ये तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इस 200 में 50 तो ये छुपा हुआ है। ये 100 वीट को हम लिख सकते हैं 50 + 50, है ना। और ब्रेड कितने का है, ब्रेड कितना है, ब्रेड 200 का प्रोड्यूस हुआ है, तो एक 50 तो इसमें चला गया ना, ये देखिए यहाँ पर। तो ब्रेड कितना हो गया 300, टोटल कितना प्रोडक्शन होगा 300 - 50 दैट इज 250। 50 इसका यहाँ पर और 50 इधर चला गया और इसने 150 का ब्रेड बना दिया, तो कितना हो गया 200 + 50 दैट इज 250। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड, इस चीज को हम बोल रहे हैं वैल्यू एडेड। द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिनोट द नेट कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड। इसको अपन वैल्यू एडेड बोल रहे हैं और इसको बोलते हैं 250। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना गुड प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी के अंदर। और दिस इज नथिंग बट दिस इज द जीडीपी। कितना गुड प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी के अंदर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द जीडीपी। प्लीज लेट मी नो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। सबको क्लियर हुआ बच्चों? तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 फैक्टर्स। अब देखते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और मशीनरी, इन सब की अगर हम वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है, तो हमको वैल्यू एडेड आ जाएगा। लैंड का क्या होगा, रेंट। लेबर का क्या होगा, लेबर का होगा वेजेस। कैपिटल का इंटरेस्ट। एंड मशीनरी का क्या होगा, मशीनरी का कैपिटल का इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट होगा। इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड, राइट। देयरफॉर द वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट्स पेड आउट बाय द फर्म्स मस्ट एड अप टू द वैल्यू एडेड टू द फर्म्स, एंड वैल्यू एडेड इज अ फ्लो वेरिएबल। ये क्या होगा, एक फ्लो वेरिएबल है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपने क्या लिया, एक आपने रॉ लिया आयरन ओर का, आयरन ओर का रॉ मटेरियल लिया, ठीक है। ये रॉ मटेरियल आयरन ओर का था, मान लीजिए 100 रुपीज़ का, और इसको आपने क्या करा, इसको स्टील के अंदर कन्वर्ट करा, इसको आयरन के अंदर कन्वर्ट करा। पहले आयरन के अंदर कन्वर्ट करा तो ये कितना हो गया, इसके अंदर वैल्यू एडेड हो गई 50 रुपीज़ की, और ये कितना हो गया 150 का आयरन हो गया। ठीक है, 50 रुपीज़ का वैल्यू एडेड हो गया, 150 का आयरन हो गया। आयरन से आपने क्या करा, स्टील प्रोड्यूस करा। स्टील में एक और वैल्यू एडेड हो गई 50 की, और ये स्टील प्रोड्यूस हो गया 200 का, और इससे आपने कार बना दी। इसमें और वैल्यू एडेड हो गई, और इसके अंदर कितनी की कार बन गई, 500 की कार बन गई। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन हुआ है, वो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 + 50 + 50 + 300, है ना, ये 300। ये सारा जो वैल्यू एडेड है उसको अगर हम ऐड कर दें तो भी क्या हो सकता है, तो भी हमको क्या मिल सकता है, नेट वैल्यू प्रोड्यूस। अब ये देखेंगे अपन, तो ये कितना है 500 ही है, और नेट वैल्यू प्रोड्यूस कितना है, ये 500 है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, और दैट्स हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी। इस तरह से हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, कि जो भी आपका वैल्यू एडेड है उन सबको ऐड कर लेंगे तो जीडीपी निकल जाएगा आपका, राइट। सेकेंड केस में अगर मान लीजिए फर्टिलाइजर्स, अब देखो, अब ये वाला आप एक केस समझ गए। अब दूसरे केस के अंदर समझो कि मान लो, अब देखो एक एक स्टेप बढ़ता रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड बनता रहेगा इसके अंदर। मान लो कि फार्मर क्या करे, फार्मर यूज़ करे फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। अभी तो इनपुट में कुछ यूज़ नहीं कर रहा था फार्मर, तो सीधे वीट बना रहा था। अभी मान लो फर्टिलाइजर को यूज़ करता है फार्मर, ठीक है, पेस्टिसाइड्स को, इन सबको यूज़ करता है। तो वैल्यू ऑफ दिस इनपुट्स विल हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द वीट। तो वीट की जो वैल्यू हुई 100, उसमें से फर्टिलाइजर्स के जो इनपुट है वो उस इनपुट को माइनस करना पड़ेगा, 20 को माइनस, तो टोटल वैल्यू वीट की जो हो जाएगी वो 80 हो जाएगी, है ना। अगर 100 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस हो रहा है तो तुमने 20 रुपीज़ का उसके अंदर क्या करा है, पेस्टिसाइड भी ले लिया है। इसलिए पहले तो हमने क्या करा था, पहले के इसके अंदर हमने कहा था सिर्फ किसान ने कोई इनपुट नहीं डाला और उसको क्या कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं, किसान है, उसने पेस्टिसाइड लिया है, और पेस्टिसाइड को उसने क्या करा है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, फाइनल वीट उसने उससे पेस्टिसाइड से प्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो इन दिस केस, इन द सेकंड केस, व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट्स विल हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द वीट, और द बेकर्स मे बी सेलिंग द ब्रेड टू द रेस्टोरेंट्स हुज वैल्यू एडेड हैव टू बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे फार्मर ने पेस्टिसाइड खरीदा है तो उस पेस्टिसाइड को उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट।
ये क्लियर है। तो हम क्या करें, हमने देखो इसी तरह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया था क्या है। तो डेप्रिसिएशन में क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था फ्लो एंड स्टॉक से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, डेप्रिसिएशन के अंदर जो नेट आएगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डेप्रिशिएट, दैट इज नोन एज नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो देखिए वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन विच इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल। कि फिक्स कैपिटल है, जैसे मशीन है, उसके अंदर से डेप्रिशिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो ये फिक्स्ड कैपिटल में से डेप्रिशिएशन होता जा रहा है। तो इसके अंदर अगर अपन को नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा, और हमें फिर नेट मिल जाएगा, राइट। तो देखिए वी ऑब्टेन ए नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड कैसे मिलेगा, जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। इफ वी इंक्लूड डेप्रिसिएशन द वैल्यू एडेड देन द इट इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर हम डिडक्ट कर देंगे वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन को देन इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज योर नेट, राइट। तो इसको हम नेट बोलेंगे, राइट। इज दिस ओके विद एवरीवन? Please let me know that this is okay or not. Just give me a second. ठीक है। Unlike gross value added, net value added does not include wear tear that capital has undergone, है ना। तो बच्चों डेप्रिसिएशन के बारे में तो समझ गए। जैसे एक मशीन है, मशीन के अंदर वियर टीयर हुआ, तो हमने कहा मशीन के अंदर वियर टीयर होने से क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ये डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो मशीन के अंदर से आप वियर टीयर अगर माइनस कर लेंगे, है ना, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कितना नेट इन्वेस्टमेंट है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू एडेड, जिसको अपन नेट वैल्यू एडेड बोलेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखिए अगर मान लो कि हमने एक फर्म है, लेट अस से फर्म प्रोड्यूसेस 100 रुपीज़ का वर्थ गुड प्रोड्यूस करा, अब उसके अंदर से 20 रुपीज़ का इसने क्या करा, इंटरमीडिएट गुड है। तो जैसे फार्मर ने वेट प्रोड्यूस करा तो पेस्टिसाइड ली थी, तो उसको 20 को माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 20, ठीक है। तो 80 रुपीज़ का ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा फर्म का, राइट। नेट वैल्यू एडेड विल बी, अब इसके अंदर से डेप्रिसिएशन, कैपिटल कंजम्पशन मान लो कितना हुआ, 10 रुपीज़ हुआ है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा नेट। तो दिस इज नोन एज नेट वैल्यू एडेड एंड दिस इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये ग्रॉस का कहलाया जाएगा 80 रुपीज़, और ये कहा कहलाया जाएगा नेट 70 रुपीज़, इसको नेट बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ऑल्सो लेट अस रिमेंबर दैट ए फर्म्स बाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर फर्म्स। एक फर्म जो होता है वो दूसरे फर्म से रॉ मटेरियल बाई करता है, एंड द पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज नोन एज, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड। व्हाट हैपन टू द पार्ट विच डज नॉट गेट यूज्ड अप। देखिए जैसे मैं एक फर्म हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए बहुत सारा आयरन ओर, ठीक है, जिससे कि मैं अपनी कार बना सकूं, ठीक है, मेरे को आयरन ओर चाहिए। ये दूसरी फॉर्म है, फॉर्म नंबर 2, ठीक है, ये मैं हूं फॉर्म नंबर 1, ठीक है, ये फॉर्म नंबर 2 है, ये आयरन ओर प्रोड्यूस करती है। इसने 100 टन का आयरन ओर प्रोड्यूस करा, ठीक है, और मैंने कहा कि मेरे को 50 टन दे दो तुम, क्योंकि मेरे को इतनी ही कार बनानी है, इसमें मेरी कारें बन जाएंगी, ठीक है, मेरी कार्स बन जाएंगी जितने मेरे को बनानी। तो अब जो इसकी 50 होगा, 50 टन जो उसका बचा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री। वो उसका इन्वेंट्री हुआ बच्चों, जो नहीं बिकाना इसका, वो क्या हो जाएगा, वो इसका इन्वेंट्री हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है? तो ये समझो कि इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ द अनसोल्ड फिनिश गुड इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री भी क्या होता है, एक स्टॉक वेरिएबल होता है। इन्वेंट्री भी हम मानेंगे कि एक स्टॉक वेरिएबल। तो आज के चैप्टर के अंदर, आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या समझा कि किस तरह से वैल्यू एडेड से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडेड से हम जीडीपी को निकाल सकते हैं, और किस तरह से डेप्रिसिएशन और इन सब चीज़ों को हमको इसके अंदर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल, इनको भी कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल, इसके अलावा जो आप एडिशन करते हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फर्म इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। उसको जो इन्वेंट्री अगर बढ़ता घटता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। अब कल की क्लास के अंदर क्या करेंगे बच्चों, कल की क्लास के अंदर हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, और कल की क्लास के अंदर ही इकोनॉमी को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट को। तो नेशनल अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाया गया है आपको। जैसा एनसीईआरटी के अंदर बता रखा है वैसा का वैसा मैंने इसके अंदर पढ़ा दिया है, ठीक है। यही चीज़ अगर आपको
और सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर देखनी है एनसीईआरटी से भी, तो मेरा 17 आवर का लेक्चर है एक, ठीक है। उसके अंदर पहला टॉपिक आप पढ़ लेना नेशनल अकाउंटिंग, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसमें तो पूरा कंसेप्चुअली हमको इस तरह से बताना पड़ता है क्योंकि ये एनसीईआरटी है बच्चों, एनसीईआरटी इसके अंदर से हमको समझाना पड़ता ही है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एनसीईआरटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स है ना बच्चों, वो ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे मैंने आपको सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट बताया, ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर एग्जाम्पल देके बताया, तो यहाँ से कंसेप्ट बनता है, राइट। यहाँ से जो होगा अपना, यहाँ से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट के फॉर्मेशन आपकी होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।